आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हार्डवेयर इंजीनियरिंग को लैब की टेबल से उठाकर सीधे एक वर्चुअल स्क्रीन पर ला दिया है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड डिज़ाइन सिस्टम की, जिसे पूरी दुनिया में एडीएस के नाम से जाना जाता है। कीसाइट टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया ये इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आज के समय में हाई फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन की रीढ़ बन चुका है। सही कहा। आज की हमारी इस चर्चा का आधार कोई एक किताब नहीं है, बल्कि हमने कई बेहतरीन स्रोतों को एक साथ जोड़ा है। हमने कीसाइट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के आधिकारिक ट्यूटोरियल्स खंगाले हैं, एनएचटेक के ऑप्टिमाइजेशन पर आधारित गहरे विश्लेषण को समझा है और साथ ही प्रिसिजन इंजीनियरिंग नाम के एक बहुत ही शानदार तकनीकी लेख से इंडस्ट्री के असली परिप्रेक्ष्य को निकाला है। और ये सारे स्रोत मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे आज का सर्किट डिज़ाइन भौतिक दुनिया की सीमाओं को तोड़कर पूरी तरह से सिमुलेशन ड्रिवन हो चुका है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जरा पुराने दिनों के हार्डवेयर डिज़ाइन के बारे में सोचिए। लैब में हवा में तैरता हुआ सोल्डरिंग फ्लक्स का धुआं, टेबल पर बिखरे हुए अनगिनत तार और वो झल्लाहट जब एक छोटा सा एसएमडी कैपेसिटर चिमटी से छिटककर जमीन पर गिर जाता था और फिर कभी नहीं मिलता था। हाँ, वो तो हर हार्डवेयर इंजीनियर का बुरा सपना रहा है ना? किसी सर्किट में एक मामूली सा बदलाव करने का मतलब था घंटों की शारीरिक मेहनत, पुराने कंपोनेंट्स को डीसोल्डर करना, पीसीबी के ट्रैक खराब होने का डर और बेशुमार समय की बर्बादी। लेकिन आज एडीएस जैसे सॉफ्टवेयर ने उस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। पूरी तरह से। ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग टूल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी हाई एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी लैब है जो बस एक लैपटॉप के अंदर काम कर रही है। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि एडीएस डिजाइनर के सोचने के तरीके को एकदम बुनियादी स्तर से बदल देता है। वो कैसे? जब कोई इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर में नया वर्कस्पेस शुरू करता है तो उसे खाली कैनवस नहीं मिलता, बल्कि उसे शुरुआत से ही ये आज़ादी मिलती है कि वो अपने डोमेन का चुनाव कर सके। मान लीजिए कोई एनालॉग आरएफ डिजाइन कर रहा है तो सॉफ्टवेयर खुद को उस हिसाब से ढाल लेता है। अच्छा, मतलब टूल सेट बदल जाता है। बिल्कुल। अगर काम डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का है तो टूल सेट बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो बात इसे इंडस्ट्री के लिए इतना प्रासंगिक बनाती है वो है एक्सटर्नल फाउंड्री पार्ट्स का सीधा एकीकरण। एक्सटर्नल फाउंड्री पार्ट्स मतलब? जो असल में चिप्स बनाते हैं। अगर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन कर रहा है तो उसे टीएसएमसी या ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी कंपनियों की एग्जैक्ट डिजाइन किट्स चाहिए होती हैं। एडीएस ये सब पहले ही कदम पर मुहैया करा देता है। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल स्क्रीन पर बन रहा है वो असल दुनिया में बनने वाली सिलिकॉन चिप का एक 100% सटीक डिजिटल जुड़वा है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए है। जी हाँ। कीसाइट के उस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि इस वर्चुअल लैब के अंदर सर्किट बनाना कितना सहज हो गया है। एक लो पास फिल्टर का बेहतरीन उदाहरण वहां दिया गया था। वो उदाहरण बहुत सटीक था। हाँ, डिजाइनर को बस लेफ्ट साइड में एक लाइब्रेरी पैलेट मिलता है, वहां से सीधे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स उठाना है और उन्हें आपस में जोड़ देना है। कीबोर्ड पर एस्केप की दबाइए और कंपोनेंट प्लेस होना रुक जाता है। माउस व्हील से जूम इन और जूम आउट करना भी बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर को घुमाना हो या वायर आइकन से जोड़ना हो, सब बस कुछ क्लिक्स का खेल है। देखने में तो ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उस सर्किट को टेस्ट करने की बारी आती है। आरएफ और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम सामान्य वोल्टेज या करंट नापने वाले मल्टीमीटर से काम नहीं चला सकते। हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना होता है। और यही प्रवेश होता है एस पैरामीटर्स या स्कैटरिंग पैरामीटर्स का। सही। सिमुलेशन कंट्रोलर को सर्किट में जोड़ने के बाद पोर्ट्स तय किए जाते हैं। नंबर 1 हमारा एक्साइटेशन पॉइंट होता है, जहां से हम सिग्नल अंदर भेजते हैं, और नंबर 2 हमारा मेजरमेंट पॉइंट होता है, जहां हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या बाहर आ रहा है। ये प्रक्रिया किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने जैसी है। और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने के लिए जो गणित सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलाता है वो बेहद जटिल है। एस पैरामीटर्स दरअसल हमें ये बताते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सर्किट के अंदर कैसे व्यवहार कर रही हैं। तो इस डेटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है? इस डेटा को देखने के लिए मुख्य रूप से स्मिथ चार्ट और रेक्टेंगुलर प्लॉट का सहारा लिया जाता है।
स्मिथ चार्ट को लेकर अक्सर नए इंजीनियर्स घबरा जाते हैं क्योंकि वो देखने में मकड़ी के जाले जैसा लगता है। हाँ, वो गोल सा चार्ट जिसमें बहुत सारी घुमावदार लाइनें होती हैं। बिल्कुल वही। लेकिन असल में ये डेटा विजुअलाइजेशन का एक मास्टरपीस है। जब हमें S11 देखना होता है, जिसे हम रिटर्न लॉस कहते हैं, यानी हमने जो सिग्नल भेजा उसका कितना हिस्सा टकराकर वापस आ गया, तो स्मिथ चार्ट सबसे बेहतरीन टूल है। ये कैसे काम करता है? ये अनंत इम्पीडेंस वाले पूरे ब्रह्मांड को समेटकर एक छोटे से गोल घेरे में ले आता है। बस उस घेरे के केंद्र बिंदु को देखना होता है। ग्राफ उस केंद्र के जितना करीब होगा, इम्पीडेंस मैचिंग उतनी ही परफेक्ट होगी और सिग्नल का रिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। स्मिथ चार्ट की ये खूबी वाकई उसे खास बनाती है। लेकिन जब हमें S21 देखना होता है, यानी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, जिसका सीधा मतलब है कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक कितना सिग्नल सफलतापूर्वक पहुंच गया, तब हम रेक्टेंगुलर प्लॉट की तरफ जाते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेज है। बिल्कुल। S21 कोई साधारण नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और फेज भी। सही कहा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधे तौर पर एक साधारण 2D ग्राफ पर नहीं खींचा जा सकता। पुराने समय में इसके लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। लेकिन ADS इस भारी भरकम गणित को पूरी तरह से बैकग्राउंड में छुपा देता है। वो इसे अपने आप बदल देता है। हाँ, ये तुरंत उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डेसिबल यानी dB में बदल देता है। जब वो ग्राफ स्क्रीन पर उभर कर आता है तो 1 सेकंड के अंश में ये साफ हो जाता है कि 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 7 गीगाहर्ट्ज तक की निचली फ्रीक्वेंसी फिल्टर से आराम से गुजर रही हैं। और उसके ऊपर की हायर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर एक मजबूत दीवार की तरह रोक रहा है। इस डेटा के तुरंत स्क्रीन पर आ जाने का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। वो कैसे? जब एक डिजाइनर तुरंत नतीजे देखता है तो प्रयोग करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिना कोई पार्ट जलाए या बिना कोई महंगा इक्विपमेंट खराब किए, ये आज के दौर के इंजीनियर्स को हजारों बार फेल होने की आजादी देता है। जो लोग टेक फील्ड्स में हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग में जितनी जल्दी फेल होते हैं उतनी ही जल्दी सही डिजाइन तक पहुंचते हैं। यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब कोई असल लैब में होता है और ग्राफ देखकर लगता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 गीगाहर्ट्ज नहीं 6.2 गीगाहर्ट्ज चाहिए, तो भौतिक दुनिया में इसका मतलब है एक नया कैपेसिटर ढूंढना, पुराने को हटाना और नए को लगाना, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन ADS में एक ट्यूनिंग टूल है जो स्क्रीन पर एक ट्यूनिंग फोक की तरह दिखता है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट की वैल्यू के साथ एक स्लाइडर मिल जाता है। बस उस स्लाइडर को माउस से पकड़कर आगे पीछे ड्रैग करना है और स्क्रीन पर रेक्टेंगुलर प्लॉट का ग्राफ रियल टाइम में खिसकता हुआ दिखाई देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। हाँ, साक्षात देखा जा सकता है कि कैपेसिटेंस बढ़ाने पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे पीछे की तरफ आ रही है। इसके लिए हर बार सिमुलेशन का बटन दोबारा दबाने की भी जरूरत नहीं होती। ये रियल टाइम ट्यूनिंग एक वरदान है, लेकिन ये सिर्फ छोटे सर्किट्स या 1-2 कंपोनेंट्स के लिए ही व्यवहारिक है। अच्छा, बड़े सर्किट्स में क्या दिक्कत आती है? जब हम हाई परफॉर्मेंस और बहुत ही जटिल सर्किट्स की बात करते हैं तो इंसानी क्षमता जवाब दे जाती है। और यहीं पर NHTIC की ट्यूटोरियल से हमें ऑप्टिमाइजेशन की असली ताकत देखने को मिलती है। उन्होंने अपने डिजाइन में एक 7th ऑर्डर बैंड पास फिल्टर का उदाहरण लिया है। 7th ऑर्डर मतलब इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे? हाँ, इस फिल्टर के अंदर 3 इंडक्टर्स और 4 कैपेसिटर्स हैं, जो सब एक दूसरे के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर इन 7 कंपोनेंट्स को मैनुअली ट्यून करने बैठें तो एक की वैल्यू सही करते ही दूसरे का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। ये 7 अलग अलग दिशाओं में भागने वाले घोड़ों को एक साथ काबू करने जैसा है। और यहीं पर पूरी इंजीनियरिंग का नजरिया ही पलट जाता है। अब इंजीनियर एक डिजाइनर से बदलकर एक मैनेजर बन जाता है। कंपोनेंट्स की वैल्यू खुद कैलकुलेट करने के बजाय सॉफ्टवेयर को सिर्फ नियम और शर्तें बताई जाती हैं। बिल्कुल। उस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे डिजाइनर्स सॉफ्टवेयर के लिए कुछ लक्ष्य या गोल्स निर्धारित करता है। वो कमांड देता है कि एक ऐसा बैंड पास फिल्टर चाहिए जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज हो और बैंडविड्थ 2 मेगाहर्ट्ज हो। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। फिर सॉफ्टवेयर के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है कि पास बैंड के अंदर इंसर्शन लॉस -1 dB से कम रहना चाहिए और रिटर्न लॉस -3 dB से नीचे होना चाहिए। और इसके साथ ही
कंपोनेंट्स की लिमिट्स भी तो तय की जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक रेंज दे दी जाती है कि कैपेसिटर्स 1 पिकोफैरेड से लेकर 1000 पिकोफैरेड के बीच कुछ भी हो सकते हैं और इंडक्टर्स 1 नैनो हेनरी से 1000 नैनो हेनरी तक। ये एक तरह का सैंडबॉक्स है जो सॉफ्टवेयर को दे दिया गया है। और उस सैंडबॉक्स के अंदर जो जादू होता है वो एल्गोरिदम के दम पर होता है। डिजाइनर डिफॉल्ट रैंडम सेटिंग को हटाकर क्वासी न्यूटन एल्गोरिदम का चुनाव करता है। अब इस एल्गोरिदम को समझना बहुत जरूरी है। क्वासी न्यूटन सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये रैंडम से अलग कैसे है? मान लीजिए कि कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक बहुत ऊंचे और उबड़-खाबड़ पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर वो रैंडम एल्गोरिदम की तरह काम करे तो वो इधर-उधर कहीं भी छलांग लगाएगा। शायद कभी चोटी तक पहुंच जाए या शायद खाई में गिर जाए। जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, लेकिन क्वासी न्यूटन एल्गोरिदम ऐसा नहीं करता। वो अपने पैर के नीचे की जमीन के ढलान यानी ग्रेडियंट को गणितीय रूप से महसूस करता है। वो कैलकुलेट करता है कि चढ़ाई किस तरफ सबसे तेज है और फिर उसी दिशा में एक नपतुला कदम बढ़ाता है। वाह, ये एनालॉजी बहुत शानदार है। एडीएस इसी तरीके से उन 7 कंपोनेंट्स के अनगिनत कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करता है। वो हर इटरेशन के बाद देखता है कि वो तय किए गए गोल्स के कितने करीब पहुंचा। ये सचमुच किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अगर पहले 20 आइट्रेशंस में नतीजे नहीं मिलते तो सॉफ्टवेयर हार नहीं मानता। डिजाइनर इटरेशंस की संख्या बढ़ा सकता है। जी, या अगर कोई कैपेसिटर अपनी 1000 पिकोफैराड की अधिकतम सीमा पर जाकर अटक गया है तो डिजाइनर ऑप्टिमाइजेशन को रोककर उस सीमा को भी बढ़ा सकता है। यहाँ एडीएस सिर्फ एक टूल या कैलकुलेटर नहीं रह जाता, यह एक बेहद बुद्धिमान असिस्टेंट बन जाता है जो कंधे से कंधा मिलाकर समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? हम वर्चुअल स्क्रीन पर कैपेसिटर्स खिसका रहे हैं, क्वासी न्यूटन का गणित लगा रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं, लेकिन असली दुनिया की इंजीनियरिंग में इसका प्रभाव क्या है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का वो तकनीकी लेख हमारी आंखें खोल देता है। हाँ, उस लेख में सिस्टम लेवल एनालिसिस की बात की गई है। जी, जब कोई डिजाइन असली दुनिया में जाता है तो भौतिक विज्ञान के नियम बहुत निर्दयी हो जाते हैं। कागज पर या बेसिक स्कीमेटिक में एक डिजाइन परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन जब उसे एक पीसीबी पर उतारा जाता है तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। उस लेख में एडीएस के अंदर मौजूद मोमेंटम नाम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमुलेशन टूल पर बहुत जोर दिया गया है। ये मोमेंटम टूल क्या करता है? इसे समझने के लिए हमें पैरासिटिक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हाई फ्रीक्वेंसी की दुनिया में ब्लैक मैजिक जैसी चीजें होती हैं। मान लीजिए पीसीबी पर तांबे के 2 ट्रैक एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं। 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वो सिर्फ 2 तार हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 10 गीगाहर्ट्ज पे ले जाया जाता है, भौतिक विज्ञान का रूप बदल जाता है। वो 2 तार अचानक से एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिसे डिजाइनर ने कभी वहां लगाया ही नहीं था। मतलब जो चीज डिजाइन का हिस्सा ही नहीं थी वो बन जाती है। बिल्कुल, ये अनचाहा कैपेसिटेंस सारे सिग्नल्स को बिगाड़ सकता है। मोमेंटम टूल पूरे डिजाइन का फुल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस करता है। ये 3D में विजुलाइज करके दिखाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कहाँ अनचाही कपलिंग हो रही है और कहाँ सिग्नल लीक हो रहा है। और ये क्षमता आज की इंडस्ट्रीज को जिंदा रखे हुए हैं। टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र को ही देख लीजिए। हम हर दिन 5G नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं और अब 6G की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इन नेटवर्क्स के RF फ्रंट एंड मॉड्यूल्स, एंटेना और फिल्टर्स में मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है, जहां जरा सी भी गलती से पूरा सिग्नल लॉस हो सकता है। मोमेंटम और एडीएस का ऑप्टिमाइजेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा सिग्नल बिना ड्रॉप हुए फोन तक पहुंचता है। इसके अलावा एरोस्पेस और डिफेंस में तो इसकी भूमिका और भी नाजुक है। एक मिलिट्री रडार सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरणों में ट्रायल एंड एरर का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। हाँ, वहाँ तो जान का खतरा होता है। सही बात है। एक फाइटर जेट के अंदर स्पेस बहुत सीमित होता है और वहाँ दर्जनों एंटेना और सेंसर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। उनके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस बहुत घातक हो सकता है। धरती पर लैब में बैठकर उन बेहद जटिल और खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरणों को एडीएस में सिमुलेट किया जाता है, ताकि पहले से पता चल सके कि वो कैसे काम करेंगे। हाँ, डिजाइनर ये सुनिश्चित कर सकता है कि जब वो हार्डवेयर बनकर आसमान में उड़ेगा तो वो पहले ही दिन, पहले ही बार में
100% सटीक काम करेगा। और ये सिर्फ आसमान की बात नहीं है, हम इसे अपनी जेब में भी लेकर घूम रहे हैं। विद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉच के अंदर इतनी छोटी जगह में वाईफाई, ब्लूटूथ, सेल्युलर नेटवर्क और हाई स्पीड प्रोसेसर्स सब एक साथ ठूसे हुए हैं। और वहाँ सिग्नल इंटेग्रिटी सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, प्रोसेसर की तेज स्विचिंग की वजह से जो नॉइस पैदा होती है वो वाईफाई के सिग्नल को करप्ट कर सकती है। एडीएस डिजाइनर्स को ये ताकत देता है कि वे इन हाई स्पीड डिजिटल सर्किट्स के बीच होने वाले क्रॉसटॉक को डिवाइस के मैन्युफैक्चर होने से महीनों पहले ही स्क्रीन पर देख लें और सुलझा लें। प्रिसिजन इंजीनियरिंग का लेख भविष्य की ओर भी एक बहुत साफ इशारा करता है। आज हम क्वासी न्यूटन जैसे एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगला कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एडीएस के अंदर पूरी तरह से समा जाना। एआई तो हर जगह आ रहा है, इसमें कैसे काम करेगा? भविष्य में सॉफ्टवेयर पुराने हजारों सफल और असफल डिजाइन्स के डेटाबेस से सीखेगा। जब कोई नया गोल सेट किया जाएगा तो वो न सिर्फ कंपोनेंट्स की वैल्यू ऑप्टिमाइज करेगा, बल्कि शायद एक पूरी तरह से नया टोपोलॉजी या सर्किट डिजाइन ही सुझा देगा जो इंसानी दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी का पहलू भी जुड़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अरबों नए डिवाइस नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। अगर ये डिवाइस बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करेंगे तो पर्यावरण के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एडीएस इंजीनियर्स को ऐसे अल्ट्रा लो पावर सर्किट डिजाइन करने में मदद कर रहा है तो बैटरी की एक एक बूंद को बचाते हैं। ये पूरी यात्रा सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाली रही है। आज की इस गहरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक सादे लाइब्रेरी पैलेट से रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को उठाकर एक डिज़ाइन शुरू होता है, कैसे एस पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके डिज़ाइन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में टेस्ट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्मिथ चार्ट और रेक्टेंगुलर प्लॉट पर डिकोड किया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद हमने मैनुअल ट्यूनिंग के रियल टाइम असर को देखा और फिर क्वासी न्यूटन एल्गोरिदम के जरिए एक जटिल 7th ऑर्डर फिल्टर को अपने आप ऑप्टिमाइज होते हुए महसूस किया। और अंत में हमने मोमेंटम टूल के जरिए ये समझा कि ये सारी वर्चुअल कैलकुलेशंस असल दुनिया में 5G नेटवर्क्स, मिलिट्री रडार्स और स्मार्टफोन्स के अंदर सिग्नल इंटेग्रिटी को कैसे मुमकिन बना रही हैं। ये सॉफ्टवेयर आधुनिक हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फाउंडेशन बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमने अभी चर्चा की कि कैसे एडीएस एक बुनियादी कैलकुलेटर से बढ़कर एक बुद्धिमान असिस्टेंट और आगे चलकर एआई से जुड़कर एक ऑटोनॉमस डिजाइनर बनने की राह पर है। अगर भविष्य में मशीन लर्निंग मॉडल्स एडीएस जैसे शक्तिशाली सिमुलेशन इंजन के साथ मिलकर किसी भी नामुमकिन से लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैलेंज को सेकेंड्स में पूरी परफेक्शन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर को सही प्रॉम्प्ट या कमांड देने की कला बनकर रह जाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। जब मशीनें हमसे बेहतर और हमसे तेज सर्किट डिजाइन करने लगेंगी तो एक इंसान होने के नाते एक इंजीनियर का इंट्यूशन, उसकी वो सहज बुद्धि जो बरसों लैब में हाथ जलाने से आती है, और उसकी रचनात्मकता इस नई मशीन चालित दुनिया में किस दिशा में काम करेंगी? क्या सब सिर्फ इन टूल्स के ऑपरेटर बन जाएंगे, या इंजीनियरिंग का कोई बिल्कुल नया आयाम सामने खुलेगा जहां इंसान मशीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाएगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी तकनीक प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे जैसे हार्डवेयर डिजाइन का ये ऑटोमेशन बढ़ रहा है, इंसान और सॉफ्टवेयर के बीच की लकीरें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उस तकनीक को दिशा देने वाला इंसानी दिमाग खुद को कैसे इवॉल्व करता है। इस तकनीकी रूप से समृद्ध और गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए, तकनीक के पीछे छिपे क्यों और कैसे पर सवाल उठाते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई दिलचस्प खोज के साथ।